हाँ जी बच्चों, देखो गवर्नमेंट बजट जो आपने पढ़ा, तो गवर्नमेंट बजट का चार्ट पढ़ा, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि 2 बारी चार्ट बनाना। तो गवर्नमेंट बजट के मेन जो पार्ट होते हैं वो 2 होते हैं, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं? रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। अब अगर ये रिसीट्स इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो, अगर ये रिसीट्स इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो तो इसे एक नाम दिया जाता है, इसे एक नाम दिया जाता है और वो नाम होता है बैलेंस्ड बजट। अगर रिसीट्स गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बराबर हैं तो उस बजट को हम क्या कहेंगे? बैलेंस्ड बजट। अब अगर हमारा बजट बैलेंस्ड है तो भैया हमें कुछ फायदे होंगे और कुछ नुकसान होंगे, वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज होती है अनबैलेंस बजट, कि हमारा बजट बैलेंस नहीं है, दैट इज अनबैलेंस बजट। अब अनबैलेंस बजट कब आता है? व्हेन receipts are not equal to expenditure, तो बजट बैलेंस नहीं है। अब देखो, अगर हमारा बजट बैलेंस्ड है तो गवर्नमेंट को कुछ फायदे होते हैं। क्या फायदे होते हैं? इट इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि भैया गवर्नमेंट को किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं। दूसरा, गवर्नमेंट वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स को अवॉइड करे, इट अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। पर नुकसान भी है। अब देखो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह हमारी रिसीट एक्सपेंडिचर बराबर है, हमें किसी का आगे हाथ नहीं फैलाने, गवर्नमेंट बेकार का खर्चा नहीं कर रही, तभी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर बराबर है। नुकसान क्या है? भैया सोशल वेलफेयर रिस्ट्रिक्टेड है, गवर्नमेंट अपने खर्चे रोक रही है। गवर्नमेंट बजट की एक्सपेंडिचर साइड खोल के देखो, सारे खर्चे लोगों के भले के लिए होते हैं, गवर्नमेंट ने खर्चे रोके हैं, यानी वेलफेयर रोका है। और भैया जब खर्चा होता है तभी तो देश आगे चलती है, देश आगे चलता है। ज्यादा खर्चा होगा तो गवर्नमेंट के कहते हैं लोगों के हाथ में इनकम ज्यादा आएगी, लोग और स्पेंड ज्यादा करेंगे, नेशनल इनकम बढ़ेगी। बट गवर्नमेंट खर्चा रोक रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी। अ गवर्नमेंट बजट इज सेट टू बी बैलेंस्ड in which government estimated receipts are equal to government estimated expenditure. अब अनबैलेंस बजट कब आता है? when receipts are not equal to expenditure। तो भैया या तो रिसीट्स एक्सपेंडिचर से ज्यादा होंगी या रिसीट एक्सपेंडिचर से कम होंगी। अगर रिसीट ज्यादा है तो सरप्लस, बट हम ये कहीं खास पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमारे देश में कभी सरप्लस आया नहीं। और अगर रिसीट्स कम है तो यानी कि डेफिसिट, क्योंकि रिसीट्स कम है तो डेफिसिट। व्हेन गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रिसीट्स आर मोर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, द बजट इज कॉल्ड अ सरप्लस बजट। द बजट इज कॉल्ड अ सरप्लस बजट। अ सरप्लस बजट शो दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग अवे मोर मनी देन व्हाट इट इज पंपिंग इन द इकोनॉमी, वो अपने पास ज्यादा रख ले रही, ठीक है। डेफिसिट बजट शोस कि रिसीट्स आर लेस देन एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट इकोनॉमी में पैसे को पंप कर रही। ओके, आती है बात बच्चों आपको समझ में? अब देखो, हमारे बजट में या तो हमारा बजट बैलेंस आता है या अनबैलेंस आता है। अनबैलेंस आता है तो रिसीट्स आर नॉट इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ऐसा होता है, ठीक है। अब जब रिसीट्स आर नॉट इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। तो अगर रिसीट्स आर लेस देन एक्सपेंडिचर तो सिचुएशन आती है डेफिसिट की। अब डेफिसिट्स आर ऑफ 3 टाइप, डेफिसिट्स आर ऑफ 3 टाइप। पहला डेफिसिट होता है रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट कब आता है? देखो, ये हमारा गवर्नमेंट बजट है, यहाँ पे रिसीट्स हैं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है। अब दिस इज रेवेन्यू रिसीट, ओके, एंड दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें आती है? दोज एक्सपेंडिचर विच नीदर इंक्रीज असेट नॉर रिड्यूस लायबिलिटी। रेवेन्यू रिसीट्स, दोज रिसीट्स विच नीदर रिड्यूस असेट और इंक्रीज लायबिलिटी, ठीक है। अब अगर हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि पिग्स, पेंशन, इंटरेस्ट, ग्रांट, सब्सिडी, सैलरी, अगर ये हमारे खर्चे
रेवेन्यू रिसीट्स यानी टैक्स और नॉन टैक्स से ज्यादा हो जाते हैं तो आता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट कब आता है? व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन रेवेन्यू रिसीट। फिर अगला सवाल उठता है कि भैया इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो कैलकुलेट करना बहुत आसान है। अगर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 15,000, हमारी रेवेन्यू रिसीट है 12,000, तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो जाएगा? सीधी सी बात है 3,000 हो जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट जो 3,000 होगा तो यहीं से उसका फॉर्मूला बन जाएगा दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, इट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट। इस तरीके से हम रेवेन्यू डेफिसिट निकाल सकते हैं। आइए जरा इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। It refers to excess of total revenue expenditure of government over its total revenue receipt। और कंप्यूट कैसे होता है? फॉर्मूला लिखा हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अब इसकी इम्प्लीकेशन मैं आपको पहले बता दूं, इम्प्लीकेशंस आर आउट ऑफ कोर्स। ठीक है, इसलिए मैं आपको इनको बस रीड करा रहा हूं। इट सिग्निफाइज दैट गवर्नमेंट करंट एक्सपेंसेस आर मोर देन करंट इनकम। अब जो हमारी टैक्स और नॉन टैक्स है वो गवर्नमेंट की करंट इनकम है, और हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है फिक्स पेंशन इंटरेस्ट ग्रांट सब्सिडी सैलरी वो गवर्नमेंट के करंट एक्सपेंसेस हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट जब आता है मतलब गवर्नमेंट ने करंटली खर्चे करे ज्यादा और रिसीट्स करी कम। गवर्नमेंट मेक्स अप दीज डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसीट। अब देखो, अगर ये डेफिसिट आता है, अगर गवर्नमेंट ये डेफिसिट फेस करती है तो कहां से पैसे लाएगी? या तो बोरिंग से, या तो डिसइन्वेस्टमेंट से, या तो रिकवरी ऑफ लोन से। ये भी कोई अच्छी बात तो नहीं है ना कि हम अपनी कैपिटल रिसीट्स पे बर्डन बढ़ा रहे हैं। यूज ऑफ कैपिटल रिसीट्स फॉर मीटिंग द एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लीड्स टू इन्फ्लेशन। अब ये क्या शो कर रहा है कि गवर्नमेंट का करंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन गवर्नमेंट के करंट रिसीट। गवर्नमेंट का करंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन गवर्नमेंट करंट रिसीट। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है तो लोगों के हाथ में पैसे ज्यादा आ रहे हैं। अब लोगों के हाथ में पैसे ज्यादा आ रहे हैं तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे चीजें। अब जब लोग चीजें ज्यादा डिमांड करेंगे पर चीजें हैं तो लिमिटेड ही, तो फिर क्या हो जाएगी? महंगाई। सो इट लीड्स टू इन्फ्लेशन, इट लीड्स टू इन्फ्लेशन। तो ये भी एक इसकी इम्प्लीकेशन। फिर हमारा अगला डेफिसिट आता है, सबसे मेन डेफिसिट, जिसके बेसिस पे कंट्री के गवर्नमेंट की बजट की एफिशिएंसी पता चलती है, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिर आप लोगों को सवाल आएगा आपके मन में। फिस्कल डेफिसिट होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा हो टोटल रिसीट से। मैं पहले कह रहा हूँ यहाँ पे अभी फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ है, मैं भी कुछ और भी इसमें ऐड करूँ। टोटल एक्सपेंडिचर अगर टोटल रिसीट से ज्यादा हो तो फिस्कल डेफिसिट आता है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो कि गवर्नमेंट बजट होता है, तो गवर्नमेंट बजट इज an annual financial statement showing anticipated receipts and estimated expenditure of government during a fiscal year। मतलब जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो प्लान करती है कि भैया हमारा एक्सपेंडिचर इतना होने वाला है और हमारी रिसीट्स इतनी आने वाली। तो अगर गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर दिखता है 20,000 का और रिसीट दिखती है 15,000 की, तो बजट को खाली तो छोड़ नहीं देगी, बजट को तो पूरा करेगी ही करेगी। ठीक है, तो एट लास्ट तो बजट जो है वो बैलेंस ही रखती है। गवर्नमेंट कभी बजट में कोई कमी छोड़ती नहीं, बजट को तो बैलेंस करना है। पर ये कैसे पूरा करा? ये जो 5,000 की कमी थी गवर्नमेंट इसे बोरो करती है, और जो अमाउंट गवर्नमेंट बोरो करती है वो ही फिस्कल डेफिसिट होता है, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। तो टोटल एक्सपेंडिचर मोर देन टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, क्योंकि वैसे तो एक्सपेंडिचर और रिसीट्स बराबर होंगी, तो इसीलिए आप रिसीट्स में से बोरिंग्स को एक्सक्लूड कर दो। जैसे अगर मान लो आपका खर्चा है 50,000, आपकी रिसीट्स भी 50,000 ही होंगी, पर उसमें से आपने जो 10,000 की बोरिंग करी थी वो आप हटा दो, तो ये आ गया 40,000। तो 50,000 माइनस 40,000
आपका फिस्कल डेफिसिट आ गया, दैट इज बोरिंग, जो आपने बोरो करा। क्योंकि आप बोरो वही तो करते हो जो कमी होती है। क्योंकि जरा ध्यान से एक बारी बजट को आप देखो, गवर्नमेंट क्या करती होगी, अपने एक एक करके सारे खर्चे लिख लेती होगी, ये खर्चा होगा, ये खर्चे होंगे, यहाँ से रिसीट आएगी, टैक्स की अजम्पशन लगाती है। फिर जब ये सारे लिख लेती है, फिर इस रिसीट को और इन एक्सपेंडिचर्स को गवर्नमेंट कंपेयर करती है। अब अगर ये एक्सपेंडिचर आ जाते हैं ज्यादा, तो फिर जो कमी होती है वो गवर्नमेंट बोरो करती है, एंड दिस बोरोइंग अमाउंट्स टू फिस्कल डेफिसिट, एंड दिस बोरोइंग अमाउंट्स टू फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, बट जब हम ये बात कह रहे होते हैं तो हम मान के चलते हैं that there is no budgetary deficit, that there is no budgetary deficit। मतलब हमारा जो बजट है वो बैलेंस है, मतलब बैलेंस नहीं है, बजटरी डेफिसिट नहीं है। क्योंकि देखो कोई भी देश जब बजट बनाएगा तो बजटरी डेफिसिट थोड़ी छोड़ देगा। ठीक है, और अगर आपको इसके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला देखना है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, पर वो फॉर्मूला मत ही लिखना पेपर में। वो फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स प्लस बजटरी डेफिसिट। क्योंकि बजटरी डेफिसिट 0 होता है तो फिर वो बोरोइंग्स ही रह जाता है, जो हमें बुक्स में ज्यादा मिलता है। ठीक है, और तीसरा डेफिसिट आता है नेक्स्ट इज प्राइमरी डेफिसिट। अब देखो प्राइमरी डेफिसिट क्या क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने किसी से 10,000 रुपए बोरो करे, और वो 10,000 रुपए जो मैंने बोरो करे उसमें से मैंने 8,000 रुपए जो पिछले साल बोरिंग करी थी उसका इंटरेस्ट दे दिया, और 2,000 रुपए मुझे इस साल की जरूरत थी। तो एक्चुअली मेरी जरूरत जो थी ना वो ये 2,000 थी, कि जो मैंने इस साल मेरे बिजनेस में कमी की। वो 8,000 तो मेरी पिछले साल की गलती थी, इसलिए मैंने बोरो कर। या फिर अगर मैं बात करूं ईयर 2009 की, 2008-9 की, तो गवर्नमेंट ने बोरो करा 3,13,900 करोड़। सॉरी फिगर कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पे करा 3,13,900 करोड़, और गवर्नमेंट ने बोरो करा 2,19,000 करोड़। अब आप एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने बोरोइंग कम करी, इंटरेस्ट ज्यादा दिया, ऐसा कभी हो सकता है क्या? 2,19,600 था, और एग्जैक्ट फिगर बताऊं तो आप मुझे बस इतना बताओ, कभी ऐसा हो सकता है कि हम बोरो कर रहे हैं ज्यादा कम और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ज्यादा? अरे भैया बिल्कुल हो सकता है। हमने जो बोरो करा है वो बोरो करा है इस साल, इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का। ठीक है, प्रीवियस मतलब कि अगर मेरे को इंटरेस्ट पे ना करना होता तो मुझे बोरो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं तो बोरो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले साल की मेरी गलती थी। ठीक है, पिछले सालों में मैंने गलतियां करी हैं, मुझे उनका इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। सोचो अगर मेरा ये एक्सपेंस कम हो जाता तो मेरे पास तो पैसे बच जाते। हमारे ना चार्टेड अकाउंटेंसी में कहावत है, पैसे का ना जाना भी पैसे के आने के बराबर होता है। एक सेकंड, मैं आपको बता रहा था, हमारे सीए में कहावत है, पैसे का ना जाना पैसे के आने के बराबर होता। तो अगर ये एक्सपेंस ना होता तो एक तरीके से इनकम हो जाती, इतने पैसे बच जाते, और गवर्नमेंट के पास उस साल डेफिसिट नहीं सरप्लस होता। समझ रहे हो? तो प्राइमरी डेफिसिट कहता है कि आप ये बताओ, अगर आप 10,000 बोरो करके 8,000 पुराना इंटरेस्ट दे रहे हो तो इस साल भी आपकी इनएफिशिएंसी है, पर इस साल की इनएफिशिएंसी सिर्फ 2,000 की है। वो है आपका प्राइमरली इस साल कितना डेफिसिट है। सो प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट, यानी कि बोरिंग।
माइनस इंटरेस्ट पे, कि आप बोरिंग में से जो पिछले सालों का इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, उसे तो साइड कर दो, अब इस साल की बात करो कि इस साल आपकी कमी कितनी। फिस्कल डेफिसिट, इट इज़ डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर टोटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजटेड रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग। बहुत बारिश हो रही है, मुझे किसी वजह से बाहर जाना है। इट इज़ बोरिंग्स प्लस बजटरी डेफिसिट एंड ज़ीरो, मतलब जनरली इट इज़ ज़ीरो। इम्प्लीकेशन, अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? इट लीड्स टू डेट ट्रैप। हम डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। देखो, आपका डेफिसिट आता है एक साल, आप बोरो करते हो, फिर अगले साल अगर सिचुएशन वैसी ही रही तो आप और बोरो करते हो, फिर सिचुएशन वैसी रही आप और बोरो करते हो, और हर बारी जब आप बोरो करते हो उसके अगले साल आपको बोरोड अमाउंट तो देना ही है, प्लस इंटरेस्ट की एक लायबिलिटी और बढ़ जाती है जो आपका रेवेन्यू खर्चा बढ़ा देती है। देखो, अगर मैं आपको ये चीज़ समझाऊँ, जैसे कि ईयर वन में आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ मैंने लिखा टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ मैंने लिखी टोटल रिसीट्स। टोटल एक्सपेंडिचर है 50,000, टोटल रिसीट्स हैं 40,000। ठीक है, तो आप पूरा करने के लिए प्लस 10,000 बोरिंग, तो आपकी बोरिंग्स हो जाएंगी 10,000। हम ईयर टू में आते हैं। ईयर टू में मान लो कुछ नहीं सुधरा, सेम सिचुएशन चली, 50,000 40,000, पर आपने पिछले साल जो 10,000 बोरो करे थे उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस में और बढ़ जाता है। अब आपका टोटल खर्चा 51,000 है, बोरिंग अब आप 11,000 करोगे, क्योंकि बजट को तो बैलेंस करोगे, टोटल बोरिंग आपकी 21,000 होगी। समझ रहे हो? फिर ईयर थ्री में आपका 50,000 नॉर्मल खर्चा, 40,000 नॉर्मल रिसीट, बट अब इंटरेस्ट 2,100, तो अब आप 12,100 बोरो करोगे। तो अब देख रहे हो आप एक विशियस साइकिल में फंसते जा रहे हो, जिसे कहते हैं डेट ट्रैप। जैसे बचपन में सिखाते थे ना कि जो पुअर लोग होते हैं वो विशियस साइकिल ऑफ डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, ऐसे गवर्नमेंट भी फंस जाती है अगर गवर्नमेंट टाइमली सही एक्शंस ना ले तो। ठीक है, इसीलिए इन्हें फिस्कल डेफिसिट की इम्प्लीकेशन में गिना जाता है। इन्फ्लेशन, वही वाली बात है भैया, गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा कर रही है, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, तो अब इन्फ्लेशन है तो फिर लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे हैं, डिमांड ज़्यादा करेंगे, महंगाई आ जाएगी। आप बोरो अब्रॉड से करोगे, फॉरेन डिपेंडेंस हो जाएगी, आपको चुप रहना पड़ेगा। आपने देखा ही होगा अभी न्यूज़ में, चाइना क्या करती है, पूरी दुनिया को लोन देती रहती है, फिर अपने हिसाब से चलाती होंगी। हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ, आज नहीं तो कल पैसे तो वापस करने पड़ेंगे। इम्प्लीकेशंस कोर्स में नहीं, सिर्फ फॉर्मूलाज के। प्राइमरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, मतलब इट शो करंट रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, कि आज कितनी ज़रूरत है, इस साल क्या दिक्कत है। अब पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ज़ीरो प्राइमरी डेफिसिट, वो कब आता है? जब फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर होती है। सो दीज वर दी